नमस्कार, मैं हूँ रानी। अब वक्त है फटाफट न्यूज़ का। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो जो दोस्तों के बीच की दुश्मनी जैसी लगती है। एक तरफ है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और दूसरी तरफ है उसका एक पुराना और भरोसेमंद साथी डेनमार्क। और इन दोनों के बीच में है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। बिल्कुल। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये इच्छा जताई है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है और अगर बात खरीदने से न बने तो सैन्य विकल्प भी मेज पर है। हाँ, ये बात बहुत बहुत गंभीर है। तो आज हम इसी विषय से जुड़े स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और एक बड़ा सवाल पूछेंगे। क्या दोस्ती और गठबंधन के पुराने नियम वो अब खत्म हो चुके हैं और क्या आज की दुनिया में सिर्फ ताकत की ही भाषा समझी जाती है? बिल्कुल, और ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि ये सिर्फ जमीन के टुकड़ा का सौदा नहीं है। इससे तो नाटो जैसे बड़े सैनिक गुट का भविष्य भी वो दांव पर लग गया है। सवाल यह है कि क्या यूरोप एक रह पाएगा और क्या दुनिया में ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल रहा है? हाँ। आज का हमारा मकसद इन स्रोतों के जरिए यही समझना है कि इस कहानी की असलियत क्या है और इसके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि अचानक अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर ही क्यों पड़ी? मतलब दुनिया में और भी तो जगह है और यही समय क्यों? इन रिपोर्ट्स में एक दिलचस्प बात सामने आती है। बताया गया है कि हाल की कुछ घटनाओं जैसे वेनेजुएला संकट के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। अच्छा। उन्हें लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे दो ठोस वजह भी हैं। पहली वजह है आधिकारिक तर्क जो अमेरिका दुनिया को बता रहा है। वो ये है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उनके जंगी जहाज और पनडुब्बियां वहां गश्त लगा रही हैं। हाँ, और अमेरिका इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा मानता है। बिल्कुल। और ग्रीनलैंड की लोकेशन तो बिल्कुल आर्कटिक के बीचों बीच है। हाँ, जिसके पास ग्रीनलैंड है वो एक तरह से पूरे आर्कटिक पर नजर रख सकता है। बिल्कुल। ग्रीनलैंड अमेरिका और रूस के बीच सबसे छोटा हवाई रास्ता है। अगर कभी मिसाइल हमला होता है तो वो यहीं से होकर गुजरेगा। तो अमेरिका चाहता है कि ये पूरा इलाका उसके सीधे नियंत्रण में हो। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो इन स्रोतों से पता चलती है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर ये कोई नई नहीं है। ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी है। 100 साल पुरानी? मतलब ये ट्रंप का कोई अचानक आया विचार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिका ने 1910 में पहली बार इसे खरीदने की कोशिश की थी। 1910 में? हाँ, फिर 1946 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और शीत युद्ध शुरू हो रहा था, तब राष्ट्रपति ट्रूमन ने डेनमार्क को $100 मिलियन का ऑफर दिया था। अच्छा। उस वक्त भी मकसद यही था सोवियत संघ यानी रूस पर नजर रखना, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। यहां तक कि 1955 में भी एक कोशिश हुई थी। तो ये एक पुरानी अमेरिकी महत्वाकांक्षा है जिसे अब नए आत्मविश्वास और नई वजहों के साथ फिर से जिंदा किया जा रहा है। और इस बार अमेरिका का तरीका भी बहुत सीधा और दो टोक लग रहा है। हमारे सूत्रों में तो साफ लिखा है कि अमेरिका के पास 2 प्लान है। प्लान ए है इसे खरीद लो। हाँ, जैसे उन्होंने पहले अलास्का को रूस से या लुइजियाना को फ्रांस से खरीदा था। और अगर डेनमार्क नहीं मानता तो प्लान बी क्या है? हाँ, प्लान बी वो बहुत ही चौंकाने वाला है। स्रोत में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, हम बम गोला मार के भी इसे ले सकते हैं। क्या? हाँ, ये बयान अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका इस बार कितना गंभीर है। वो इसे सिर्फ एक विकल्प के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि एक जरूरत मान रहा है। एक मिनट, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी और अजीब बात है। डेनमार्क और अमेरिका तो दोस्त है, नेटो के साथी हैं। हाँ, यही तो बात है। नेटो गठबंधन का क्या मतलब रह गया फिर? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू है। नेटो की बुनियाद ही इस वादे पर रखी गई थी कि अगर किसी एक सदस्य देश पर कोई बाहरी ताकत हमला करती है तो बाकी सब देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। हाँ, ये एक सब के लिए सब एक के लिए वाला सिद्धांत है। हाँ, आर्टिकल 5 जिसे नेटो की आत्मा कहा जाता है। वही। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। यहाँ तो गठबंधन का सबसे शक्तिशाली सदस्य, उसका लीडर अमेरिका, वो अपने ही एक छोटे सदस्य डेनमार्क की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है और उसे धमका रहा है। ये तो बहुत ही अजीब है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक और व्यंग्यात्मक तुलना की गई है जो इस पूरी स्थिति को साफ कर देती है। क्या तुलना है वो? यूक्रेन और डेनमार्क के बीच। जरा सोचिए, ये कितनी अजीब विडंबना है। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं था, इसलिए रूस ने उस पर हमला कर दिया। क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि वो नाटो में शामिल हो। बिल्कुल। और डेनमार्क नाटो का सदस्य है और इसी वजह से वो अपने सबसे शक्तिशाली सहयोगी अमेरिका की धमकी झेल रहा है। अरे वाह!
एक देश नाटो में ना होने की कीमत चुका रहा है और दूसरा नाटो में होने की। ये स्थिति नाटो के अस्तित्व पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। हाँ, और इसी खतरे को डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी भांप लिया है। उनकी चेतावनी तो सीधी और साफ थी, है ना? उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो नाटो टूट जाएगा। ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। ये उस गठबंधन के बिखरने की बात है जो पिछले 70 सालों से पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा की गारंटी माना जाता रहा है। और ये सिर्फ डेनमार्क की चिंता नहीं होगी फिर? नहीं, इस बयान के बाद पूरे यूरोप में एक तरह से खलबली मच गई। अब फिर बाकी बड़े यूरोपीय देशों ने क्या किया? फ्रांस, जर्मनी, यूके, उन्होंने कुछ तो कहा होगा। कहा, और बहुत कुछ कहा। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली, पोलैंड, मतलब सबने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया। उस बयान में बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, क्षेत्रीय अखंडता, मतलब बड़ी बड़ी बातें। हाँ, साफ साफ कहा गया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उसका भविष्य तय करने का हक सिर्फ वहां के लोगों और डेनमार्क की सरकार को है। सुनने में तो ये बहुत मजबूत प्रतिक्रिया लगती है। सुनने में, हाँ, लेकिन जब हमने इस मामले से जुड़े दस्तावेज देखे तो एक पैटर्न साफ दिखा। स्रोत कहता है कि यह बयानबाजी पूरी तरह खोखली है। खोखली? हाँ, इसमें कोई दम नहीं है। ये उन शेरों की तरह हैं जो दहाड़ तो रहे हैं पर उनके दांत ही नहीं है। दांत नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यूरोप के पास अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कोई असली ताकत वो बची ही नहीं है। अच्छा, के कंधों पर डाल रखी है, अपनी सेनाओं पर खर्च कम कर दिया और हर मुश्किल में अमेरिका की तरफ देखा। और अब जब अमेरिका ही मुश्किल खड़ी कर रहा है तो उनके हाथ पांव फूल गए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जर्मनी और रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। हाँ, जर्मनी को सस्ती गैस मिल रही थी, लेकिन अमेरिका ने दबाव बनाया और जर्मनी को वो पाइपलाइन बंद करनी पड़ी। मतलब यूरोप आर्थिक और सैन्य रूप से अमेरिका पर इतना निर्भर हो चुका है कि वो उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। अलग अलग देशों की हालत देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बड़ी हिम्मत दिखाई। क्या किया उन्होंने? वो खुद ग्रीनलैंड गए, डेनमार्क को अपना समर्थन दिया और कहा कि फ्रांस उनकी आजादी के साथ खड़ा है। वाह, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जिसका डर था। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप ने फौरन मिस्टर टैरिफ को मैदान में उतार दिया। मिस्टर टैरिफ? हाँ, उन्होंने धमकी दी कि अगर फ्रांस ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो फ्रांस से आने वाले वाइन, चीज और बाकी सामान पर भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। ओहो, मतलब वो कहते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे देश से आने वाले सामान पर हम इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे कि अमेरिका में उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। और फ्रांस की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। फ्रांस और अमेरिका के बीच $16 बिलियन का व्यापार है। ये धमकी कोई मजाक नहीं थी। सही बात है। और जर्मनी का भी यही हाल है। उन्होंने भी विरोध किया, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सच तो यह है कि जर्मनी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिकी LNG गैस पर निर्भर है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, यूरोप में अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक अड्डे वो जर्मनी में ही हैं। वो चाह कर भी अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते। तो फ्रांस भी बस बयान ही दे पाया। ये तो फिर वही नेटो वाली बात हो गई। गठबंधन है तो, पर जब सबसे ताकतवर सदस्य ही दादागिरी पर उतर आए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। यूके और स्पेन का भी यही हाल था क्या? हाँ, उन्होंने भी डेनमार्क का साथ देने की एक तरह से रस्म अदायगी की, लेकिन उनकी बातों में कोई वजन नहीं था। असल में इन स्रोतों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। वो ये कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप की असली सैन्य ताकत का अंदाजा लगा लिया है। अच्छा, कैसे? जब यूरोप के सारे बड़े देश मिलकर भी रूस को यूक्रेन में नहीं रोक पाए तो अमेरिका को ये यकीन हो गया कि ये देश ये उसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है और सैन्य रूप से भी। हाँ, और इसीलिए अमेरिका ने अपने मोहरे बहुत सोच समझ कर चले हैं। उन्हें पता है कि यूरोप बयान दे सकता है, लेकिन कोई ठोस कदम वो नहीं उठा सकता। और इसीलिए वो अपने सहयोगियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपने दुश्मनों के साथ करते हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से अपनी शर्तों पर। ये तो हुई बड़े देशों की बात, लेकिन जिस जमीन को लेकर ये सारी खींचतान हो रही है, वहां रहने वाले वो 56,000 लोग, उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। उन ग्रीनलैंड के लोगों का क्या? उनकी अपने कोई आवाज है इस मामले में? ये इस कहानी का सबसे अप्रत्याशित और चौंकाने वाला हिस्सा है। जब हमने इस पहलू से जुड़े स्रोतों को देखा तो एक ऐसी बात सामने आई जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या बात है वो? स्रोत का मानना है कि अगर आज ग्रीनलैंड में इस बात पर जनमत संग्रह मतलब वोटिंग कराई जाए कि उन्हें डेनमार्क के साथ रहना है या अमेरिका का हिस्सा बनना है, हाँ, तो बहुत मुमकिन है कि वहां के लोग अमेरिका के साथ जाने का विकल्प चुनेंगे। एक मिनट, क्या ये बात हजम नहीं हुई? मतलब कोई भी देश अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी आजादी ऐसे कैसे छोड़ सकता है सिर्फ कुछ ज्यादा पैसों के लिए?
इसके पीछे कोई और भी वजह होगी जरूर। हाँ। बिल्कुल, और वजह बहुत सीधी और व्यावहारिक है। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है आर्थिक। वहां बेरोजगारी है, अवसर कम है। उन्हें उम्मीद है कि अगर अमेरिका जैसा अमीर देश आएगा तो वो वहां निवेश करेगा। हाँ, नई सड़कें, बंदरगाह और नौकरियां लाएगा। उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखती है। और दूसरा कारण बहुत ही यथार्थवादी है। वो जानते हैं कि उनकी कुल आबादी सिर्फ 56,000 है। बहुत कम। वो अमेरिका जैसी महाशक्ति की सेना का सामना कर ही नहीं सकते। तो लड़ने और हारने से बेहतर है कि एक अच्छा सौदा कर लिया जाए। अच्छा। स्रोत में कहा गया है कि वहां के लोग इस पूरी बयानबाजी को डेनमार्क और अमेरिका से एक अच्छी डील हासिल करने का एक मौका मान रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी कीमत बढ़ गई है। ये तो वाकई बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। मतलब वो अपनी मजबूरी को ही अपनी ताकत बना रहे हैं। हाँ, और इसी वजह से स्रोत में एक और भी अजीब अनुमान लगाया गया है। वो ये कि अमेरिका शायद डेनमार्क से बात करने में अपना समय बर्बाद ही ना करे। तो क्या करेगा वो? हो सकता है वो एक अलग रास्ता अपनाए। वो सीधे ग्रीनलैंड की जनता के पास जाए और उन्हें एक ऐसा आर्थिक पैकेज ऑफर कर दे जिसे वो मना ही ना कर पाए। जैसे हर नागरिक के बैंक खाते में सीधे $1 मिलियन डालने का वादा। सुनने में ये फिल्मी लगता है, लेकिन 56,000 लोगों के लिए ये कुल $56 बिलियन का खर्च होगा। हाँ, जो अमेरिका के रक्षा बजट के सामने कुछ भी नहीं है। सही बात है। ये डेनमार्क से जमीन खरीदने की लंबी और जटिल प्रक्रिया से कहीं ज्यादा आसान और सीधा तरीका हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ एक बेहद आत्मविश्वासी अमेरिका है जो अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर जो चाहे हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ एक बंटा हुआ और निर्भर यूरोप है जो विरोध तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। और इन सब के बीच नेटो जैसा पुराना और मजबूत माना जाने वाला गठबंधन अपने ही अंदर से खोखला होता दिख रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये घटना दिखाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है। अब पारंपरिक दोस्ती या गठबंधन के रिश्ते वो उतने मायने नहीं रखते। अब सब कुछ लेन देन का खेल बन गया है, जहां सिर्फ राष्ट्रीय हित और आर्थिक फायदा देखा जाता है। मतलब दोस्त और सहयोगी जैसे शब्द अब पुराने पड़ते जा रहे हैं। हाँ, अमेरिका अपने साथियों को भी उसी तराजू में तौल रहा है जिसमें वो अपने विरोधियों को तौलता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वफादारी जैसी कोई चीज बची भी है या सब कुछ अब एक सौदा बन चुका है। और यहीं पर मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचने की जरूरत है। इन रिपोर्ट्स में एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। वो क्या है? ये बताया गया है कि अमेरिका के इस रवैये से तंग आकर यूरोप के कुछ देश अब धीरे धीरे चीन को एक नए सहारे के रूप में देखने लगे हैं। चीन को? हाँ, जर्मनी के चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्ते इसी ओर इशारा करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर नेटो जैसे पारंपरिक गठबंधन अपने ही सबसे शक्तिशाली सदस्य की मनमाने के खिलाफ बेअसर साबित हो रहे हैं तो वैश्विक सुरक्षा का भविष्य कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या दुनिया के बाकी देशों को ये चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वो अमेरिका के साथ जाएं या फिर चीन जैसी दूसरी महाशक्ति का दामन थाम लें? ग्रीनलैंड का ये मामला शायद उसी आने वाले भविष्य की एक पहली झलक है।